हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 त्रिपक्षीय संघर्ष। किस किस के बीच में ये संघर्ष यानी कि युद्ध हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में। यहाँ पे स्टार्टिंग में टीचर भूमिका दे रही है, उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि 8वीं शताब्दी से पहले हम पिछले अध्यायों में 2 अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं। तो वहां हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था राजा हर्षवर्धन के बारे में, जो कि उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसका जिक्र यहाँ क्यों आया है ये अभी आगे बताते हैं हम आपको कि उत्तरी भारत विशेषतः कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। कन्नौज क्या था? जो राजा हर्षवर्धन थे उनकी राजधानी था कन्नौज, और इतना शक्तिशाली यानी कि पूरे उत्तरी भारत पर जिसका अधिकार था। नेचुरल है कि उसकी जो राजधानी है वो भी शक्तिशाली होगी हर तरह से। और इसी को प्राप्त करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट नामक जो 3 शक्तियां थी, 3 जो राजा थे इन वंशों के, उनमें आपस में युद्ध स्टार्ट हो गया। और ये कितने दिन चला? कम से कम 2 शताब्दियों तक, यानी कि 200 वर्षों तक इनमें इस कन्नौज को प्राप्त करने के लिए युद्ध चलता रहा, जो कि विनाशकारी सिद्ध हुआ और तीनों साम्राज्य जो थे इससे कमजोर हो गए थे। लेकिन ये तीनों साम्राज्य जो है अपने उत्तम प्रशासन, धार्मिक सहनशीलता की नीति, कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध भी थे। तो हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कन्नौज में ऐसा क्या था जो 3 वंश जो थे वो इसके लिए लड़ रहे थे। हर्षवर्धन उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। हर्षवर्धन फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, और उसकी राजधानी थी कन्नौज, और इसलिए उसे गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था कन्नौज, और यहाँ की जो भूमि थी वो उपजाऊ थी। व्यापार की दृष्टि से भी ये जो जगह थी कन्नौज साम्राज्य, ये महत्वपूर्ण था, और यहाँ से अपार धन यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में धन प्राप्त किया जा सकता था। और उस समय राजाओं का विचार था कि जो राजा कन्नौज पर अधिकार कर लेगा, इसका मतलब सारे उत्तर भारत की जो विशाल बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि है उस पर भी वो अपना दावा कर सकता है। यानी कि कन्नौज पे जिसका अधिकार होगा वो सारी भूमि उसी राजा की होगी, और वो एक शक्तिशाली राजा बनकर उभरेगा। इस प्रकार कन्नौज जो है राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्षों से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश था, और इसी के ऊपर इन तीनों वंशों के राजाओं के मध्य 200 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। हम देखते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से प्रसिद्ध है ये। त्रि मतलब होता है, संस्कृत का वर्ड है, त्रि मतलब 3, क्योंकि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये 3 वंश थे ना। तो पाल वंश के राजा जो थे वो धर्मपाल के समय 780 ईस्वी में ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। धर्मपाल जो है वो पाल वंश का शक्तिशाली शासक था और कन्नौज पर अधिकार करके अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। और प्रतिहार राजवंश का राजा वत्सराज इस बात को सहन नहीं कर सकता था। उसने भी गंगा यमुना 2 आब के मध्य हुई एक लड़ाई में धर्मपाल को पराजित कर दिया। और इसी समय राष्ट्रकूट के महान राजा ध्रुव ने कन्नौज को अपने अधिकार में लेने के लक्ष्य से वत्सराज पर आक्रमण करके उसे भगा दिया। फिर उसने धर्मपाल को भी लड़ाई में हरा दिया। यानी कि ये देखिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पहले ये भागा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, ठीक है, लेकिन इससे सहन नहीं हुआ तो इसने इसको पराजित कर दिया ताकि कन्नौज पर इसका अधिकार हो जाए। फिर जो तीसरा राष्ट्रकूट था, इससे सहन नहीं हुआ कि कन्नौज हाथ से निकल गया, तो इसने इस पे आक्रमण किया। जैसे ही इसने इस पे आक्रमण किया तो उधर से जो पाल वंश का शासक था उसने सोचा कि वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तुम तब तक कन्नौज पर अधिकार कर लो। तब राष्ट्रकूट के शासक ने इसको भी हरा दिया। इसी तरह इनके आपस में लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। कभी कोई जीत गया, कभी कोई हार गया, तो ऐसे ये लड़ाई चलती रही। यानी कि स्थायी जो कन्नौज पे अधिकार है वो किसी का नहीं रहा। सबसे ज्यादा अधिकार किसका रहा था? राष्ट्रकूट के शासकों का और प्रतिहार के शासकों का। पाल
के जो शासक थे उनका अधिकार कम रहा था। चलिए आगे और पढ़ते हैं विस्तार से। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव जो है कनौज में अपनी स्थिति को दृढ़ नहीं कर पाया था, तो उसे अपने साम्राज्य के सिंहासन के लिए पैदा हुई कठिनाइयों के कारण वापस लौटना पड़ा। और इसी स्थिति का लाभ उठाकर धर्मपाल फिर अपने सैनिकों को साथ लेकर कन्नौज की ओर बढ़ा। और उसके सैनिकों ने यानी कि धर्मपाल के सैनिकों ने इंद्रयुद्ध को पराजित कर दिया। अब ये इंद्रयुद्ध कौन था? राष्ट्रकूट का राजा ध्रुव जो था, इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और ये जब वापस गया अपने साम्राज्य में वहां के झगड़ों को निपटाने के लिए, तो ये इंद्रयुद्ध को गद्दी पर बैठा कर गया था यहाँ पर। जैसे ही वो वापस गया तो क्या हुआ, पीछे से धर्मपाल के सैनिकों ने फिर से यहाँ पर कब्जा कर लिया। और धर्मपाल ने अब अपने आधिपत्य में कन्नौज पर चक्र युद्ध यानी कि चक्र युद्ध नाम के बंदे को बैठाया। वत्सराज की मृत्यु के पश्चात नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार राजघराने का नया शासक बना। उसने चक्र युद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यानी कि कन्नौज पर कभी किसी का अधिकार कभी किसी का अधिकार, इसी तरह युद्ध चलता रहा। और इस कारण धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय के साथ युद्ध करना पड़ा। मुंगेर जो है बिहार में हुए इस युद्ध में धर्मपाल की पराजय हुई। धर्मपाल के आह्वान पर राष्ट्रकूट शासक यानी कि अब जब देखो इस यहाँ पे क्या हुआ कि धर्मपाल के आह्वान यानी कि इसके बुलाने पर राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय जो ध्रुव का उत्तराधिकारी था कन्नौज की ओर बढ़ा। जब एक वहां पर ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो बाकी जो दो राजा थे, दो वंश के राजा, वो इकट्ठे हो गए उसको हराने के लिए। उसने नागभट्ट को एक युद्ध में पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, किंतु शीघ्र ही नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया। नागभट्ट द्वितीय के दुर्बल उत्तराधिकारी रामभद्र के समय में पाल वंश के शासक देवपाल ने कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया। रामभद्र के पश्चात मिहिर बोज प्रतिहार वंश का नया शासक बना। वह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने देवपाल से कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। तत्पश्चात कन्नौज अधिकतर प्रतिहार शासकों की राजधानी रहा, किंतु उस पर पाल व राष्ट्रकूट शासकों का भी प्रभाव बना रहा। यानी कि सबसे ज्यादा ये कहाँ किसके पास रहा? प्रतिहार शासकों के पास। ये देखिए, यानी कि इसको कन्नौज को छीनने के लिए तीनों ही वंशों के राजा जो थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे 200 वर्षों तक। अब है पाल वंश के बारे में पढ़ते हैं हम कि 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के मध्य तक भारत में 3 शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ और इनमें से थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल साम्राज्य जो था वो 9वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्वी और उत्तरी भारत में, प्रतिहार जो था वो 10वीं शताब्दी के मध्य तक पश्चिम एवं उत्तरी गंगा घाटी में, और राष्ट्रकूट जो था वो दक्षिण में 10वीं शताब्दी के अंत तक प्रभावशाली रहा। 8वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में जिन प्रसिद्ध राजवंशों की स्थापना हुई उनमें से पाल वंश भी एक था। इस वंश के शासकों ने बंगाल पर 400 वर्षों तक शासन किया और इसका प्रमुख शासक, इस वंश के प्रमुख शासक तथा उनका योगदान इस प्रकार से है। सबसे पहले है गोपाल जो है वो इस वंश का प्रथम शासक माना जाता है। कौन? गोपाल। वह 647 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के पश्चात फैली अराजकता को समाप्त करके 750 ईस्वी में शासक बना था। यानी कि गोपाल प्रथम शासक था इस वंश का और वो 750 ईस्वी में शासक बना था। उसने न केवल समस्त बंगाल को एकत्रित किया बल्कि वहां फैली अव्यवस्था को दूर कर शांति की स्थापना भी की। तो उसके समय में बंगाल जो था वो फिर से एक संगठित और खुशहाल राज्य बन गया। इसके अन्य प्रमुख शासक है धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल आदि। नारायणपाल के समस्त उत्तराधिकारी जो थे वो कमजोर निकले और इसी कारण से पाल वंश का तीव्रता से यानी कि शीघ्रता से पतन हो गया और अंत में 1197 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति ने पाल वंश को सर्वथा नष्ट कर दिया। 750 ईस्वी में स्टार्टिंग हुई थी और 1197 ईस्वी में पाल वंश जो है वो समाप्त हो गया था।
पाल वंश का योगदान है। पाल वंश अपने शासनकाल में समस्त बंगाल को एकत्र करके शांति और खुशहाली लाने में सफल रहा था। अब यहाँ पे है विशेष बातें कि पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित करके बंगाल व बिहार में अनेक विहार, मठों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया था। और दुर्भाग्य से बहुत सारे भवन जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिए थे। भवनों के अतिरिक्त पाल शासकों ने अपने राज्य में बहुत सारे तालाबों और झीलों का निर्माण भी करवाया था। और उस समय में मूर्तिकला, चित्रकला के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी, यानी कि बहुत ज्यादा उन्नति हुई थी। और इस काल में जो मूर्तियां बनाई गई थी उनमें महात्मा बुद्ध की बनी हुई मूर्तियां जो थी वो विशेष रूप से आकर्षक थी। और ये मूर्तियां काले पत्थर तथा कांसे से बनी हुई है। पाल जो था शासक, पाल वंश के शासक शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे। शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने सोमपुरी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। ये क्या है? ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष है। नेक्स्ट हमारा किसके अतिरिक्त नालंदा विश्वविद्यालय में को इन्होंने आर्थिक सहायता यानी कि धन वगैरह देकर उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। उसके रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता दी थी, जिससे उसके सम्मान में वृद्धि हुई। और इन विश्वविद्यालयों में केवल देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी, विदेश कौन से? चीन, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भी बड़ी संख्या में छात्र जो थे वो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इस कारण यहाँ जहाँ शिक्षा के प्रसार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी और वहीं पर भारतीय संस्कृति को विदेशों में फैलने का भी अवसर मिला था। इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य का विकास भी होता रहा। इसके अतिरिक्त नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देकर उसके सम्मान में भी वृद्धि की थी। उस समय देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी, जैसे चीन, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, जिससे भारतीय संस्कृति जो है वो विदेशों में भी फैलने का भी उसको अवसर मिला और संस्कृत साहित्य का विकास भी होता रहा। अब ये कुछ विद्वान है। संध्याकर नंदी जिसने रामचरित लिखा, और चक्रपाणी ने चक्रदूत, माधव ने रोग निदान और जिमुत वाहन ने कला, विवेक तथा व्यवहार मात्रक नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। यहाँ पे वही चीज है, प्रसिद्ध ग्रंथ एवं उनके रचयिता। पालों के राज्य में राजस्व एकत्र करने के लिए ग्रामपतियों और 10 ग्रामिकों के अधीन क्रमशः 1-1 और 10-10 गांव के एकांश हुआ करते थे। यानी कि जो ग्रामपति था उसके पास 1-1 गांव था और जो 10 ग्रामपति थे उनके पास 10-10 गांव के एकांश हुआ करते थे। दार्शनिक प्रणाली में राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी अधीनस्थ क्षेत्र का प्रशासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में करता था। दार्शनिक प्रणाली में पालों के अधीन राज कर्मचारियों की बहुलता थी, यानी कि अधिकता थी। राज कर्मचारी जो थे वो ज्यादा मात्रा में थे, जो सामंती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दिखाई देती है। पाल शासक के अधीन सामंत जो थे समय समय पर आर्थिक व सैनिक सहायता प्रदान करते रहते थे। इस प्रकार राजनैतिक एकता के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी पालों के 400 वर्षों के शासनकाल में बंगाल एवं उत्तर भारत ने विशेष उपलब्धियां प्राप्त की। उसके बाद है गुर्जर प्रतिहार। ये सेकंड वंश है, पहला पाल था वो है गुर्जर प्रतिहार। इसकी गणना जो है वो राजपूतों के प्रसिद्ध वंशों में की जाती है और कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि ये ब्राह्मण थे जो बाद में अक्षत्रिय बन गए थे और ये शक्तिशाली शासक थे और जो राजस्थान के गुर्जर कबीले से संबंध रखते थे। कहाँ के? राजस्थान के गुर्जर कबीले से, और इसी कारण इनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। चंद बरदाई के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी। किसके अनुसार? चंद बरदाई के अनुसार। ये मैप है जहां पे बताया गया है
कि जो ग्रीन कलर है ये गुर्जर प्रतिहार का राज्य है, और ये पर्पल या ब्लू पर्पल ही है, ये पाल वंश का राज्य रहा है यहाँ पर, और ये ऑरेंज में राष्ट्रकूट का शासन रहा है। गुर्जर प्रतिहारों की कई शाखाएं थी, उनमें से उज्जैन शाखा के प्रमुख शासक थे। शासक जो थे उज्जैन शाखा यानी कि सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी। उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अरबों की सेना को हराया था। अब ये इनकी आगे 3 शाखाएं हैं गुर्जर प्रतिहारों की। पाल की कोई शाखाएं नहीं थी, गुर्जर की है। प्रथम शाखा है भृगु कच्छ, जिन्हें भड़ोच भी कहते हैं। द्वितीय शाखा है मंडोर, जो कि राजस्थान से संबंधित है, और तीसरी शाखा है उज्जैन। अब है प्रमुख शासक व उनका योगदान। तो नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। कौन था? नागभट्ट प्रथम। और साम्राज्य का विस्तार किया। वत्सराज नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज प्रथम इस वंश के महान शासक हुए हैं, और उन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके समस्त उत्तरी भारत पर प्रतिहारों के साम्राज्य का विस्तार किया है। मिहिर भोज के पश्चात महिपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल आदि शासकों ने शासन किया, लेकिन ये शासक जो थे वो अयोग्य निकले, यानी कि मिहिरपाल जो था वो योग्य शासक था। इसके बाद के सारे शासक अयोग्य थे। 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल जो था वो, राज्यपाल जो है ये राजा का नाम है, राज्यपाल बिना मुकाबला किए भाग गया, और महमूद गजनी ने कन्नौज में भारी लूटमार की, और राजपूत जो थे यानी कि उस राज्य के जो लोग थे वो इस अपमान को सहन नहीं कर सके, और उन्होंने उस राज्यपाल राजा को पकड़ करके उसका वध कर दिया, और उसके स्थान पर उसके पुत्र जो त्रिलोचनपाल थे उसको गद्दी पर बैठा दिया। त्रिलोचनपाल ने 1027 ईस्वी तक शासन किया। वह भी गुर्जर प्रतिहार वंश के गौरव को स्थापित करने में असफल रहा, और उसकी मृत्यु के साथ ही इस महान वंश का भी अंत हो गया। सामान्यतः प्रतिहार राज्य का प्रशासन सामंत लोग चलाते थे। सामंत जो थे वो उपाधियां धारण करते थे। समय समय पर शासक को आर्थिक एवं सैनिक सहायता प्रदान करते थे। सामंत लोग बड़ी शानो शौकत से रहते थे। राज्य में वन व खाली भूमि सामंत की ही मानी जाती थी। प्रतिहारों के राज्य में चरागाह, प्रति जमीन व अन्य भूमि जमीन के उपभोग के अधिकार छोटे सामंतों को दे दिए जाते थे। उस समय कृषि दासों की प्रथा भी प्रचलित थी। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। दौलतपुर अभिलेख के अनुसार उसे प्रभास तथा ग्वालियर अभिलेख में आदिवराह कहा गया है। किसको? मिहिर भोज को। और उसी ने विदेशी आक्रमणकारी हुनों को पराजित किया था। ये उसके समय चलाए गए चांदी के सिक्कों की पिक्चर है। अब है कला और वास्तुकला के क्षेत्र में क्या योगदान था। गुर्जर प्रतिहार शासन कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। मिहिर भोज वंश का सबसे उत्कृष्ट शासक था। इस अवधि की उल्लेखनीय मूर्तियों में कौन सी थी? विष्णु का विश्व रूप स्वरूप, और कन्नौज से शिव और पार्वती का विवाह, यानी कि शिव और पार्वती के विवाह की मूर्तियां शामिल है। ओसिया, आभानेरी और कोटा, या जो कि राजस्थान में है, कोटा में खड़े मंदिरों की दीवारों पर सुंदर नक्काशी यानी कि सुंदर डिजाइन जो है वो देखे जा सकते हैं। ग्वालियर संग्रहालय में स्थित सुरसुंदरी नाम की महिला आकृति गुर्जर प्रतिहार कला की सबसे आकर्षक मूर्तियों में से एक है। आमतौर पर प्रारंभिक प्रतिहारों को श्रेय दिए गए वास्तुशिल्प कार्यों के सबसे महत्वपूर्ण समूह ओशियन राजस्थान में है। पूर्व में चित्तौड़ के महान किले से आधुनिक गुजरात की दक्षिण सीमा तक प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी के अंत तक सभी कलाओं को अवशोषित कर लिया था। अब नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रकूट।
यानी कि हमने पाल कर लिया, प्रतिहार कर लिया, गुर्जर प्रतिहार, और अब थर्ड है हमारा राष्ट्रकूट वंश। यह दक्षिण के प्रसिद्ध राजवंशों में से एक था और इस राजवंश ने 742 ईस्वी से 973 ईस्वी तक शासन किया। फ्लीट का कथन है कि राष्ट्रकूट उत्तरी भारत के राठौड़ वंश में से एक थे। सीवी वैद्य के अनुसार राष्ट्रकूट जो थे मराठा वंश में से थे, और डॉक्टर भंडारकर का विचार है कि राष्ट्रकूट जो के पूर्वज जो थे किसी राष्ट्र यानी कि राज्य के गवर्नर थे, जिस कारण उनके राजवंश का नाम राष्ट्रकूट पड़ गया। इसकी भी 3 शाखाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी? मानयूर शाखा, अलीचपुर और मान्यखेत। प्रमुख शासक और उनका योगदान क्या है कि राष्ट्रकूटों की मान्यखेत शाखा मालखेड़ा, गुलबर्गा, कर्नाटक ने इतिहास में सर्वाधिक ख्याति पाई है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। उसने 742 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट होता है, तीनों वंशों के संस्थापक कौन थे। तो इस वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, और 742 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। उसने कांची, कौशल, मालवा आदि राज्यों पर विजय प्राप्त करके राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। 752 और 53 ईस्वी में उसने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके सारे महाराष्ट्र को अपने अधिकार में ले लिया था। अब यहाँ ध्यान रखना, राष्ट्रकूट और ये महाराष्ट्र, इस महत्वपूर्ण विजय के पश्चात दंती दुर्ग ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कृष्ण प्रथम एवं गोविंद द्वितीय। 756 ईस्वी में दंती दुर्ग की मृत्यु के पश्चात उसका चाचा कृष्ण प्रथम राज सिंहासन पर बैठा। उसने दंती दुर्ग द्वारा आरंभ किए गए कार्य को पूरा किया। चालुक्य शक्ति का पूर्ण रूप से दमन कर दिया। गंग शासक को पराजित करके उनके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। कृष्ण प्रथम केवल एक विजेता था बल्कि एक महान भवन निर्माता भी था। उसने एलोरा में शिव की स्मृति में बनवाया गया कैलाश मंदिर अपनी उत्तम कला का प्रत्यक्ष उदाहरण है। किसने बनवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने। और 773 ईस्वी में कृष्ण प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो था गोविंद द्वितीय राज सिंहासन पर बैठा, लेकिन यह बहुत अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। उसके बाद उसके छोटे भाई ध्रुव ने उसे सिंहासन से उतार दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अब अगला राजा कौन था? ध्रुव। ध्रुव के राज सिंहासन पर बैठने के साथ ही राष्ट्रकूटों के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। उसने पहले दक्षिण के गंग, पल्लव, वेंगी, मालवा के राज्यों को पराजित करके उनके अनेक प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। उसके पश्चात उसने उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया और प्रतिहार शासक वत्सराज व पाल शासक धर्मपाल को पराजित करके उनके कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। ध्रुव जो था निसंदेह भारत के योग्य शासकों में से एक था। उसके शासनकाल में राष्ट्रकूटों ने सम्मान व गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रकूटों के अन्य महान शासक थे गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय तथा इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय जिसने 915 ईस्वी से 927 ईस्वी तक शासन किया, वो भी एक महान योद्धा था। उसने परमार और चालुक्य शासकों को पराजित किया था। उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण सफलता प्रतिहार शासक महिपाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार करना था, जिससे उसके सम्मान में बहुत वृद्धि हुई। अन्य राष्ट्रकूट शासक कौन से थे? इंद्र तृतीय के बाद राष्ट्रकूट राज्य का पतन आरंभ हो गया था। उसके पश्चात अमोघ वर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय, कृष्ण तृतीय, कर्क द्वितीय। इन शासकों में केवल कृष्ण तृतीय एक योग्य शासक सिद्ध हुआ, लेकिन उसकी सफलताएं एक बुझते हुए दीपक की लो मात्र थी। कर्क द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। उसने 973 ईस्वी में चालुक्य शासक तैल द्वितीय ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश का अंत कर दिया। यानी कि कर्क द्वितीय जो था वो अंतिम शासक था और इसको किसने पराजित किया? चालुक्य शासक
तैल द्वितीय ने 973 ईस्वी में, और उसके साथ ही राष्ट्रकूट वंश का अंत हो गया। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों ने एक विस्तृत एवं गौरवमयी साम्राज्य की स्थापना की। अपनी वीरता द्वारा समूचे दक्षिण भारत को अपने प्रभाव के अधीन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तरी भारत के विख्यात केंद्र कन्नौज को कुछ वर्षों तक अपने अधीन रखा। हाँ जी, दक्षिण के इतिहास में 742 ईस्वी से लेकर 973 ईस्वी तक राष्ट्रकूटों का महत्वपूर्ण स्थान था, और उनकी सफलता को देखते हुए उनके समय को दक्षिण भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से स्मरण किया जाता है। दक्षिण में राष्ट्रकूटों ने चोल, पल्लव और चालुक्य शासकों को कड़ी पराजय दी थी। अब है राष्ट्रकूट शासकों की शासन व्यवस्था कैसी थी। उच्च कोटि की थी। उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों को सुलझाने के लिए वो प्राय अपने बड़े पुत्र को युवराज नियुक्त कर देते थे, और कार्यकुशलता के लिए प्रशासन की साम्राज्यों को राष्ट्रों यानी कि प्रांतों में, विषयों और भुक्तियों में बांटा गया था, और योग्य और ईमानदार कर्मचारी ही नियुक्त करते थे। नगर और आसपास के क्षेत्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो उत्तराधिकार है, यानी कि इसकी जो व्यवस्था का अधिकार था वो किसके पास था, कोष्ठपाल और कोतवाल जो थे वो इसके लिए नियुक्त किए हुए थे। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, और गांव का मुखिया जिसे ग्राम महतर कहा जाता था, और उसके सहयोग के लिए ग्राम कूट यानी कि राजस्व अधिकारी नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। केंद्रीय सरकार गांव की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती थी। लोगों पर कर का भार भी कम ही था। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए एक शक्तिशाली सेना की व्यवस्था थी, और सैनिकों की कुल संख्या लगभग 5 लाख थी, और भर्ती जो थी सेना की वो योग्यता के आधार पर की जाती थी, और इसी सेना के सहयोग द्वारा राष्ट्रकूट शासक महान विजय प्राप्त कर पाए। अब है राजा। राजा की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण थी। राजा वंशानुगत था। कभी कभी उत्तराधिकार को नजरअंदाज करके योग्य व्यक्ति को भी शासक बनाया जाता था। बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे राजा, जैसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सुवर्ग वर्ष आदि। राष्ट्रकूट शासक जो थे राजधानी में ऐश्वर्य और वैभव के साथ रहते थे। बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण करते थे, और उनके दरबार बहुत वैभवशाली होते थे। राजसभा में सामंत, राजदूत, मंत्री, कवि, ज्योतिष नियमित रूप से उपस्थित रहते थे, और महिलाएं भी राज दरबार में उपस्थित रहती थी। युवराज, राष्ट्रकूट शासक जो थे अपने जीवन काल में युवराज की नियुक्ति कर देते थे। युवराज अपने पिता के शासन कार्यों में सहयोग करता था, और युवराज युद्ध जो होता था उसमें भी अपने पिता के साथ जाता था। मंत्री परिषद, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रकूट शासकों ने मंत्री परिषद का गठन किया था। अधिकांश मंत्री जो थे सैनिक पदाधिकारी होते थे, और मंत्रियों का पद प्राय पैतृक होता था, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र जो था वो मंत्री बन जाता था। राज व्यवस्था में राष्ट्रकूटों ने अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों को राष्ट्रों यानी कि प्रांतों में बांटा हुआ था, और राष्ट्र प्रधान अधिकारी राष्ट्रपति कहलाता था, और उसका कार्य था राष्ट्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और भू राजस्व यानी कि धन इकट्ठा करना। विषय, जिसे जिला भी कहते थे, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य को विषय में बांटा हुआ था, और विषय का प्रमुख अधिकारी विषयपति यानी कि जिले का प्रमुख अधिकारी विषयपति होता था, और एक विषय में 1000 से 4000 तक गांव होते थे। इनका कार्य भी विषय में राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना होता था। भुक्ति, जिसे तहसील कहते हैं, उसका प्रबंध विषयों को आगे भुक्तियों में विभाजित किया जाता था, और भुक्ति का प्रधान भोगपति होता था। भुक्ति में 50 से 70 गांव होते थे। नगर का प्रबंध, नगरों का प्रशासन स्वायत्त प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता था। नगरपति के नेतृत्व में शासन चलाया जाता था। धार्मिक नीति कैसी थी उनकी? हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे। हिंदू देवी देवताओं से संबंधित अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, और जैन मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। किसने? कृष्ण द्वितीय ने। राष्ट्रकूट शासकों के उदार और प्रगतिशील विचारों के संबंध में प्रमाण मिलता है।
वित्तीय व्यवस्था कैसी थी? आय का साधन जो था भूमि कर था, जिसे उद्रंग या भोग कर कहा जाता था, और ये उपज का प्राय चौथा भाग होता था जो कि अनाज के रूप में लिया जाता था। सैनिक प्रशासन, एक विशाल स्थायी सेना थी, पैदल सेना भी थी, हाथी घुड़सवार भी शामिल थे। युद्ध के उपरांत सामंत अपनी सेनाएं भेजकर समय समय पर राष्ट्रकूट शासकों की सहायता करते थे। साहित्य एवं कला विकास, कला के महान संरक्षक थे, मंदिरों का निर्माण करवाया। एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर अपनी कला के लिए काफी विख्यात है, और ये एकल चट्टान को, यानी कि एक ही चट्टान को काट कर पूरा मंदिर बनाया गया है। और इस काल में एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण भी किया गया। गुफाओं को देखकर व्यक्ति आज भी चकित रह जाता है। राष्ट्रकूटों ने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को भी संरक्षण दिया था। अमोघ वर्ष स्वयं एक महान विद्वान था, और उसने कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसे कन्नड़ भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। जिनसेन ने राष्ट्रकूटों के संरक्षण में आदि पुराण, हरिवंश पुराण नामक विख्यात ग्रंथों की रचना की। महावीर आचार्य द्वारा रचित गणित सार संग्रह, सक्तायन का अमोघ वर्ष वृत्ति और विक्रम भट्ट का नल चंपू ग्रंथ प्रसिद्ध थे। इसके अतिरिक्त उस समय के विख्यात विद्वानों के नाम थे पंपा, पोन्ना और रन्ना। ये कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट शासकों ने न केवल राजनीतिक क्षेत्रों में बल्कि कला, साहित्य और प्रशासन के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण विकास किया है। त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम, अब परिणाम तो बच्चों युद्ध होगा तो परिणाम कैसा होगा? खतरनाक ही होता है ना। और 200 वर्षों तक जो युद्ध चले हो, तो कन्नौज के लिए चलने वाला यह लंबा तथा भयंकर संघर्ष तीनों राजवंशों यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस संघर्ष के कारण तीनों राजवंश एक जो है वो बहुत कमजोर हो गए, यहाँ तक कि वो अपने अपने प्रदेशों पर भी नियंत्रण खो बैठे। राष्ट्रकूटों के प्रदेशों पर परवर्ती चालुक्यों ने अधिकार कर लिया, और प्रतिहार जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया, और बंगाल में पाल वंश का स्थान सेन वंश ने ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष ने तीनों राजवंशों का पतन कर दिया। ये रिवीजन के लिए है, आप अंदर से कुछ लाइनें याद की हुई है या देख के यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन आंसर कि आओ जाने कितना सीखा, सही उत्तर छांटें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा निम्न में से कौन सा वंश नहीं था? तो हमने अभी पढ़ा कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट था, तो कौन सा? चोल जो था, चोल वंश जो था वो इसका हिस्सा नहीं थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की, किसने की थी? पाल वंश ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड द्वारा किसने बताई थी? चंद बरदाई ने बताई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए हुआ? तो हमने अभी पढ़ा कि जो त्रिपक्षीय तीनों पक्षों के, तीनों वंशों के बीच में युद्ध था वो कन्नौज के लिए हो रहा था। राष्ट्रकूटों द्वारा प्राप्त प्रांत यानी कि राष्ट्र के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था। अब नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था। मिहिर बोज प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासक थे। संध्याकर नंदी व चक्रपाणि जैसे प्रसिद्ध विद्वान जो थे वो पाल शासकों के संरक्षण में कार्य करते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखता था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा मिलान करें। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट।
बौद्ध धर्म का संबंध है पाल वंश से। दक्षिण भारत, ये किसका था? राष्ट्रकूट शासक। भुक्ति वर्तमान तहसील को कहते थे, इसके अधिकारी भुक्ति। और मिहिर भोज आदि वराह, ये इनको नाम मिला हुआ था, पदवी। ठीक है, मिहिर भोज को आदि वराह भी कहा गया है। अब है हमारे लघु प्रश्न। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश थे? तो ये तो हमने पढ़ा ना, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश थे? तो कौन कौन से थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मिहिर भोज को दौलतपुर अभिलेख और ग्वालियर अभिलेखों में क्या कहा गया है? उन्होंने किस विदेशी आक्रमणकारी को पराजित किया? यह भी हमने पढ़ा था कि मिहिर भोज को दौलतपुर अभिलेख में प्रभास और ग्वालियर अभिलेख में आदिवराह कहा गया है, और इन्होंने विदेशी आक्रमणकारी हुणों को पराजित किया था। थर्ड क्वेश्चन है कि पाल वंश के शासनकाल में कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान हुए थे? तो ये हुए थे संध्याकर नंदी, चक्रपाणी, जिमूत वाहन तथा माधव प्रसिद्ध विद्वान हुए। फोर्थ क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन कौन से शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार वंश के तो ये थे वत्सराज, नागभट्ट, द्वितीय रामभद्र और मिहिर भोज तथा महेंद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल एवं राष्ट्रकूट की शाखाओं की सूची बनानी है। तो पाल की कोई शाखा नहीं थी, राष्ट्रकूट की 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी? मानयूर, अलिचपुर और मान्यखेत। अब मैं तीसरी भी बता देती हूँ, यहाँ तो 2 ही पूछी गई है, पाल की और राष्ट्रकूट की, लेकिन पाल की शाखा नहीं थी। तो अब तीसरी प्रतिहार की 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी? भृगुकच्छ यानी कि बड़ौच में, और मंडोर राजस्थान की, और उज्जैन। आप ध्यान रखना, तो यहाँ पर पाल की जगह प्रतिहार भी आ सकता था। ठीक है, उसके बाद है, आइए विचार करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के लिए कन्नौज क्यों महत्वपूर्ण था? संक्षेप में व्याख्या करें। उत्तरी भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसे एक गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया था। कन्नौज उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, यानी कि हर्षवर्धन ने उसको अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था और उत्तरी भारत का बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी था। और यहाँ की जो उपजाऊ भूमि थी और व्यापारिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय के राजाओं का विचार था कि कन्नौज पर अधिकार करके ही उत्तर भारत के विशाल उपजाऊ क्षेत्र पर अधिकार हो सकता है। कन्नौज जो था वो राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्षों से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश था और यहाँ से अपार धन प्राप्त किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रकूट वंश ने कुशल शासन व्यवस्था बनाई। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। राष्ट्रकूट वंश ने कुशल शासन व्यवस्था बनाई थी। राष्ट्रकूट शासन व्यवस्था में राजा महत्वपूर्ण था और वह उत्तराधिकार के रूप में अपने बड़े पुत्र को नियुक्त करता था। प्रशासन व्यवस्था की कार्यकुशलता के लिए साम्राज्य को राष्ट्रों यानी कि प्रांतों, विषयों तथा भुक्तियों में बांटा जाता था। इनमें बहुत ही योग्य और ईमानदार कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव के मुखिया को ग्राम महतर कहा जाता था। नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कोष्ठपाल अथवा कोतवाल का था। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए एक शक्तिशाली सेना की भी व्यवस्था थी और सेना में भर्ती जो थी वो योग्यता के आधार पर की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
थर्ड, गुर्जर प्रतिहार एवं पल्लव शासकों द्वारा कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में किए गए योगदान का तुलनात्मक विश्लेषण करें। गुर्जर प्रतिहार एवं पल्लव शासकों द्वारा कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो निम्न है। गुर्जर प्रतिहार, ये कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। इनके समय की प्रसिद्ध मूर्तियों में विष्णु का स्वरूप और कन्नौज से शिव और पार्वती के विवाह की मूर्तियां हैं। ओशिया, आभानेरी और कोटा में खड़े मंदिरों की दीवारों पर सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। सुरसुंदरी नामक महिला आकृति जो है वो सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। अब है पल्लव, जिन्हें हम पाल भी कहते हैं। इनके समय में मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। महात्मा बुद्ध की बनी मूर्तियां विशेष रूप से बहुत आकर्षक हैं। ये मूर्तियां काले पत्थर और कांसे से बनी हुई है। पाल शासकों ने बंगाल व बिहार में अनेक विहारों, मठों और मंदिरों का निर्माण करवाया। विहार बौद्ध भिक्षुओं के और मठ भी संतों के, बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह होती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि पाल वंश का शिक्षा एवं साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कथन को तर्क सहित स्पष्ट करें। पाल वंश के शासक शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने सोमपुरी, विक्रमशिला और उदंतपुरी में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की व नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता दी। इन विश्वविद्यालयों में विदेशों, चीन, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका आदि से बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे, जिससे भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ। इस काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान संध्याकर नंदी ने रामचरित, चक्रपाणि ने चक्रदूत, जीमूत वाहन ने कला विवेक तथा व्यवहार मात्रक और माधव ने रोग निदान नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि कन्नौज संघर्ष के क्या परिणाम रहे, किन्हीं 4 बिंदुओं की व्याख्या करें। अब हमें इसके परिणाम बताने हैं कि क्या रिजल्ट रहा इसका। तो कन्नौज संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों वंशों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। 4 बिंदु इसके ये है कि संघर्ष के कारण तीनों राजवंश बहुत कमजोर हो गए, जिससे वो अपने प्रदेशों पर भी नियंत्रण नहीं रख सके। सेकंड है राष्ट्रकूट के प्रदेशों पर चालुक्यों ने अधिकार कर लिया। थर्ड में है कि प्रतिहार अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और बंगाल में पाल वंश का स्थान सेन वंश ने ले लिया, यानी कि तीनों ही वंश जो थे वो नष्ट हो गए।